मूवी शुरू होती है एक स्पेसशिप नोस्ट्रोमो पर। पहले सब शांत और खाली खाली लगता है। अचानक एक कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है और एस्ट्रोनॉट्स जागते हैं। चेम्बर्स में 7 क्रू मेंबर्स हैं, 5 मैन और 2 विमेन हैं, जिनमें से 2 के नाम लैम्बर्ट और रिप्ले हैं। जैसे ही वे उठते हैं उन्हें ठंडी और थकान फील होता है। वे पैसे और बोनसेस पर बात करना शुरू करते हैं। कैप्टन डैलस पार्कर और ब्रेट से कहता है कि उन्हें सिर्फ वही मिलेगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया गया था। फिर एक कंप्यूटर, जिसे मदरशिप कहते हैं, डलास से अकेले बात करना चाहती है। डलास मदरशिप से बात करने जाता है और पता चलता है कि मदरशिप ने अपना कोर्स चेंज कर लिया है। वह क्रू को बताता है कि वे अर्थ पर आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, क्योंकि मदरशिप ने एक स्ट्रेंज सिग्नल डिटेक्ट किया है जिसे उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। कुछ क्रू मेंबर्स ये बात से खुश नहीं हैं। पार्कर, जो एक मैकेनिक है, पता लगाता है कि सिग्नल पास के एक छोटे प्लेनेट से आ रहा है। शिप उस प्लेनेट के पास पहुंचता है और लैंडिंग की तैयारी करता है। ये प्लेनेट छोटा है और इसका माहौल खराब है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं उन्हें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। शिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, धूल इंजन्स में घुस जाती है और इलेक्ट्रिकल आग लग जाती है। लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, शिप जोर से हिलता है और फिर क्रू देखता है कि शिप को बहुत डैमेज हुआ है और लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं, इसलिए इमरजेंसी लाइट चालू किया जाता है। पार्कर कहता है कि उसे शिप को ठीक करने के लिए लगभग 24 घंटे लगेगा। पूरा क्रू बाहर देखता है। थोड़ी ही दूरी पे क्रू को एक अनजान शिप दिखता है। इसकी जांच करने के लिए 3 मेंबर्स वहां जाते हैं और फर्श में एक होल देखते हैं और केन बोलता है कि जांच करने के लिए नीचे जाना होगा। उसे एक केबल से होल के अंदर उतारा जाता है। जैसे ही केन गहराई में जाता है उसे फील होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। वह नीचे पहुंचता है और एक अजीब सी जगह को देखता है जो चमड़े जैसी चीजों से भरी पड़ी होती है, जो अंडे की तरह लगती है। इस बीच शिप पर रिप्ली पता लगाती है कि जिस सिग्नल की वे जांच कर रहे हैं वह हेल्प के लिए नहीं हो सकता। उसे लगता है कि यह एक वार्निंग हो सकती है। वह ऐश को बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय एलियन शिप पर एक्सप्लोरेशन टीम से कांटेक्ट नहीं हो सकता। केन उन अंडे जैसे दिखने वाले चीज में से एक को छूता है। गलती से एक अंडा फूट जाता है और एक क्रीचर बाहर निकलकर केन के फेस पर चिपक जाता है, उसका हेलमेट तोड़ देता है। केन बेहोश हो जाता है। डैलस और लैम्बर्ट उसे वापस खींचते हैं और उसे मदरशिप पर ले जाने के लिए भागते हैं। वे रिप्ली से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि केन इंजर्ड है और मेडिकल हेल्प की जरूरत है। रिप्ली कॉन्टेमिनेशन रिस्क के कारण क्वारंटीन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। वह कहती है कि पहले उन्हें 24 घंटे वेट करना होगा। डैलस और लैम्बर्ट उससे बहस करते हैं कि केन मर सकता है अगर वह इंतजार करे। ऐश, जो साइलेंटली सुन रहा था, बिना परमिशन के डोर ओपन कर देता है। क्रू केन को अंदर ले आता है, लेकिन यह सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है। अब क्रू की प्रायोरिटी है कि क्रीचर को केन की जान को रिस्क में डाले बिना हटाना। ऐश उस क्रीचर का स्टडी करता है और पता लगाता है कि यह केन को जिंदा रख रहा है, लेकिन इसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। क्रू डिस्कस करता है कि आगे क्या करना चाहिए। रिप्ली ऐश पर रूल्स तोड़ने के लिए गुस्सा करती है, लेकिन ऐश कहता है कि वह केन की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जब केन अभी भी बेहोश होता है, एलियन क्रीचर अचानक उसके फेस से गायब हो जाता है। क्रू एलियन को केयरफुली सर्च करता है और जब ये मिलता है तो ये डेड लगता है। ऐश इसे स्टडी के लिए रखना चाहता है, लेकिन रिप्ली को ये बहुत डेंजरस लगता है। डैलस ऐश को डिसीजन लेने देता है और ऐश डिसाइड करता है कि इसे रखा जाएगा। अब क्रू प्लेनेट छोड़ने की तैयारी करता है। वे शिप को जल्द से जल्द रिपेयर करके निकलना चाहते हैं और टेक्निकल इश्यूज के बावजूद स्पेस में वापस लौटते हैं और अपने मेन शिप के साथ रिकनेक्ट कर लेते हैं। अगले सीन में पार्कर, ब्रेट, डलास और रिप्ले टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, कॉफी पी रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद ऐश उन्हें अचानक कॉल करता है, जिसमें वह उन्हें केन से तुरंत मिलने के लिए कहता है। क्रू को यह देखकर हैरानी होती है कि केन अब जगा हुआ और बिस्तर पर बैठा है। वह बहुत प्यासा और भूखा होता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। क्रू अर्थ की यात्रा के लिए हाइपर स्लीप में जाने से पहले एक आखिरी बार खाना खाने का निर्णय लेते हैं। खाने के दौरान केन को अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है। तभी अचानक केन का पेट फट जाता है और उसमें वही एलियन निकलता है। क्रू को समझ में आता है कि अब उनके पास शिप पर एक डेंजरस एलियन है। एलियन वहां से भाग गया। क्रू एलियन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वे अपने ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें उसे ट्रैप करने और स्पेसशिप से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। वे उसे मार नहीं सकते क्योंकि उसका खून एसिडिक है और शिप को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रेट एलियन को पकड़ने के लिए ट्रैप और इलेक्ट्रिक प्रॉड्स तैयार करता है और ऐश उसे मदद करने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाता है। इस खोज के दौरान क्रू 2 टीम्स में अलग होकर स्पेसशिप की तलाश करते हैं। रिप्ली की टीम को लगता है कि उन्होंने एलियन को ढूंढ लिया है, लेकिन यह सिर्फ शिप की कैट जोन्स होती है। ब्रेट उस कैट को पकड़ने जाता है, लेकिन उसे ढूंढते वक्त एलियन उस पर हमला कर देता है और उसे खींच कर ले जाता है। कुछ ही मिनटों में एलियन बहुत बड़ा हो जाता है।
बाकी क्रू मेंबर्स अगले प्लान बनाने के लिए मिलते हैं। डैलस डिसाइड करता है कि वह एलियन को वेंटिलेशन शाफ्ट्स के माध्यम से स्पेसशिप के एयरलॉक तक ले जाएगा, जहां से वे उसे आउटर स्पेस में निकाल सकते हैं। डैलस खुद वेंटिलेशन शाफ्ट्स में जाने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग एलियन को गाइड करने के लिए शिप के अलग अलग हिस्सों में पोजीशंस लेते हैं। जैसे ही डैलस डक्ट्स के माध्यम से क्रॉल करता है, वह रेडियो से बाकी लोगों के साथ संपर्क में रहता है। ट्रैकिंग डिवाइस की मॉनिटरिंग कर रहे लैम्बर्ट को 2 सिग्नल्स मिलते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि वे अब स्पेसशिप पर एक डेंजर क्रीचर के साथ फंसे हैं, जो अब भी अर्थ से बहुत दूर है। बाद में पार्कर रिप्ली को बताता है कि उन्होंने डैलस फ्लेम थ्रोअर तो पा लिया है, लेकिन डैलस का कोई सिग्नल नहीं मिला। रिप्ली अब कमांड संभालती है और चाहती है कि डैलस एलियन को पकड़ने की योजना जारी रहे, लेकिन लैम्बर्ट शिप को छोड़ने का सुझाव देती है। ऐश उन्हें याद दिलाता है कि डैलस और ब्रेट अभी भी जिंदा हो सकते हैं। रिप्ली ने डिसाइड किया कि कुछ हिस्सों को सील करके एलियन को ट्रैप करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्कर फ्लेम थ्रोअर के लिए और फ्यूल लेने जाता है। रिप्ली को शक होता है कि स्पेसशिप का रास्ता बदलने और एलियन की तलाश का कुछ कनेक्शन ऐश से हो सकता है, इसलिए वह कंप्यूटर की मदर सिस्टम का कंट्रोल ले लेती है और चेक करने जाती है कि कुछ गलत तो नहीं है। ऐश उस पर हमला करता है, लेकिन पार्कर और लैम्बर्ट मदद करने आते हैं और पाते हैं कि ऐश असल में एक रोबोट है। वे ऐश को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वह लड़ता रहता है जब तक समय और ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाता। रिप्ली सजेस्ट करती है कि शिप को उड़ाकर शटल में भागा जाए। पार्कर और लैम्बर्ट कूलेंट लेने जाते हैं, जबकि रिप्ली इसे तैयार करती है। रिप्ली शिप की बिल्ली जोन्स की आवाज सुनती है और उसे ढूंढने जाती है। पार्कर और लैम्बर्ट सप्लाईज जुटा रहे होते हैं, तभी एलियन अचानक आकर लैम्बर्ट पर हमला करता है। पार्कर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही मारा जाता है। रिप्ली रेडियो पर लैम्बर्ट की चीखें सुनती है, फिर सब चुप हो जाता है। रिप्ली पार्कर और लैम्बर्ट को चेक करने जाती है। उनके डेड बॉडी को पाकर वह इंजन रूम की ओर भागती है ताकि शिप का डिस्ट्रक्शन शुरू कर सके। रास्ते में वह एलियन को ढूंढती है जो उस पर हमला करता है, लेकिन रिप्ली इंजन रूम में जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू कर देती है। फिर वह जोन्स को लेने दौड़ती है और एस्केप शटल की ओर जाती है। हालांकि उसे शटल में एलियन की आवाज सुनाई देती है और उसे वापस लौटना पड़ता है क्योंकि समय खत्म हो रहा होता है। रिप्ली सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह जोन्स को पकड़ती है और शटल की ओर दौड़ती है, उसे अंदर फेंकती है और खुद को बांधकर शटल में बैठ जाती है। ठीक समय पर शटल लॉन्च हो जाता है और रिप्ली देखती है कि मदरशिप में ब्लास्ट हो रहा है। ये सोचकर कि वह सेफ है, रिप्ली आराम करती है, लेकिन अचानक एलियन के हाथ का परछाई दिखाई देता है। वह शटल में पहले से ही था। रिप्ली एक छोटे से लॉकर में छिप जाती है और एक स्पेस सूट पहनती है। एलियन का एसिडिक ब्लड दरवाजे को पिघलाने लगता है। रिप्ली शटल के इंजन को चालू कर देती है और एलियन को आग में जला देती है। लास्ट में एलियन दूर स्पेस में चला जाता है, जहां वह ब्लास्ट हो जाता है। रिप्ली अपनी आखिरी रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें वह कहती है कि वह एकमात्र जीवित बची है और उसे लगभग 6 हफ्तों में बचाए जाने की उम्मीद है। फिल्म रिप्ली और जोन्स के हाइपर स्लीप में जाने के साथ खत्म होती है, क्योंकि शटल स्पेस में अपनी यात्रा जारी रखती है।